Hello everyone. We have discussed 60 questions of prelims 2025 in the previous videos. Some questions are left and let's cover it now. Start करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो गिवन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट गिवन है और वो एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही. सम रेयर एलिमेंट्स are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth elements have phosphorescent properties. Now देखो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ही सम से स्टार्ट किया है, तो कुछ एलिमेंट्स में तो ये प्रॉपर्टीज भी होंगी एंड वो यूज भी होते होंगे इस मैन्युफैक्चर में, तो इट मीन्स स्टेटमेंट दोनों हमारी करेक्ट है, राइट. तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता. अब एक्सप्लेन कर रहा है इसको या नहीं कर रहा है ये देखना हमें. अब इसमें जब आपको लगे तो देखना होना, जब चेक करना हो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बीच में हम बिकॉज लगा के देख सकते हैं. जैसे कि सम एयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स एज some elements have transparent properties. इट मीन्स सम कुछ में ये प्रॉपर्टीज होती हैं एंड वो उसमें यूज होती हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्टेटमेंट इसके साथ नहीं जा रही है, कुछ इसके अगेंस्ट में है. ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इस तरह से करेक्ट होगा. एंड जर्नली जब इसको एक्सप्लेन नहीं करेगी ना वो स्टेटमेंट, तो वो उसमें बहुत अलग कुछ होगा. इट मीन्स जो दोनों में रिलेशन में ही नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसा नहीं था जो बिल्कुल डिफरेंट गिवन हो. ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ की ओर थी, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी. ठीक है, दैट्स वाई इसमें हमारा ऑप्शन ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को है गिवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक बार तीनों स्टेटमेंट को रीड करते हैं. कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी. कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन. यहाँ पे पूछा था कि स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये चीज़ ध्यान में देना था यहाँ पे. ठीक है, देखो इसमें मैंने निशान लगा रखा है. देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मानी थी, थर्ड वाली करेक्ट थी. एंड नोट जो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी थी, दैट इज़ नॉट करेक्ट पूछा था, तो उस चीज़ को मार्क कर लिया करो जो डिफरेंट चीज़ पूछी हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे इन दोनों को मार्क किया था रॉन्ग, दैट इज़ यहाँ पे ईयर था गिवन हमारे को, एंड दैट जब ईयर गिवन हो तो इस चीज़ में उसको चेंज करना बहुत ईजी था. एंड सेकेंडली इज़ विद जर्मनी, या तो ये खुद डेवलप किया हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ क्लियर है कि भी कवच के बारे में सभी ने सुना होगा कि ये इंडिजीनियस था. ठीक है, एंड कोलैबोरेशन विद जर्मनी नहीं था, तो ये इसका पता भी होगा, और अगर नहीं भी पता हो तो ये चीज़ को चेंज करना बहुत ईजी चीज़ है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट थी यहाँ पे. तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी. सिस्टम में कंसिस्ट था ये टैग RFID ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था हमारे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो फर्स्ट और सेकंड है. ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस. 3 स्पेस मिशन गिवन है हमारे को, एक्सियम 4, स्पेडेक्स एंड गगनयान. हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबाउट एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व मैंने इस तरह से किया था कि एनकरेज और सपोर्ट बोल रहा है, रिसर्च में कोई चीज़ सपोर्ट कर रही है, तो स्पेस मिशंस जो हैं, कोई भी मिशन गया कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से कलेक्ट करता ही है. ठीक है, कोई ना कोई यूज़ उसका हमेशा रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि एनकरेज करता है और सपोर्ट करता है. एनकरेज और सपोर्ट तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं. ठीक है, कोई ये बिल्कुल भी मतलब कि जो वर्ड्स गिवन है मैंने इसी के बेसिस पे तीनों को करेक्ट माना था कि यहाँ पे पूछा था कि एनकरेज और सपोर्ट करता है रिसर्च को. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑल 3 करेक्ट मार्क किया था. देखो इन चीज़ों में आपको अगर समझ आगे आ रहा है, ठीक है, और आप इसमें रिस्क ले पा रहे हो, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन में भी आपका गलत हो जाए बट ऑल ओवर आपका पॉजिटिव नेट पॉजिटिव आएगा. ठीक है, आप इन चीज़ों को जब आप बारीकी से समझ जाओगे तो इनको यूज़ करना आपके लिए इतना टफ नहीं रहेगा. हर क्वेश्चन को जब आप थोड़ा सा एग्जामिन करोगे ना तो ये चीज़ें ईजी रहेंगी एंड आपके स्कोर करने में हेल्पफुल रहेंगी. ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, इसमें कुछ ऐसा समझ नहीं आया क्योंकि बिकॉज यही पूछा डायरेक्टली करेक्टली मैच्ड है या नहीं है. ठीक है, तो एग्जैक्ट इसमें नॉलेज अगर होती तो इसको कर सकते थे, अदरवाइज मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था. ओके,
अगला, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। देखो ये क्वेश्चन अराउंड 90s वाले किसी पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एंड ये वाला अगर आपने एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ा हो और कहीं ना कहीं, ठीक है, PYQs वगैरह करते हुए कहीं देखा हो, तो ये मतलब कि जो रेनफॉल वगैरह चैप्टर जब आता है, ये लाइक एसिड रेन और ये सब, तो उसमें था ये टॉपिक, बेसिक था। मगर यहाँ पे बात ये है कि भाई ये जो आयोडाइड, जब हम ऑप्शंस को रीड करते हैं ना, तो ये अगर हमें आंसर आता भी हो तो कई बार ऑप्शंस को देख के कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज ये आयोडाइड था, उसके पीछे नाइट्रेट था, इस वजह से ये क्वेश्चन में फिर गड़बड़ हो सकती है। तो जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, उन पर थोड़ा फोकस, इसीलिए बोलते जो स्टैटिक है उसको कीजिए, एंड अपने PYQs को, इन दो चीज़ों पे कमांड कर लेना, देन आपका क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, डन, इसका ए ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिक है पॉलिटी का हमारा, पार्डनिंग पावर से रिलेटेड। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। कैन भी बोला कि कुछ ना कुछ इसमें जो जुडिशियल रिव्यू तक लिमिटेड किया जाता है, सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है, यहाँ पे विद एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस की नीड होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग तब तक नहीं होती तो वो वैकेट नहीं करता, सही स्टेटमेंट है। अगली, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। देखो, एक तो हमारे को स्टेटमेंट गिवन है, ऊपर से लिखा है कि ये यूज़ किया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ हम सब ने देखा है कि कई जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, हर साल कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी ज़रूर बनाई जाती है जिसमें ये डाल दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हम बेशक वो कई चीज़ें रूल्स में होती हैं, बुक्स में होती हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा होता। ठीक है, तो उसको स्टेटमेंट में भी वो राइट हो तो भी उसको रॉन्ग बनाने के लिए डाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ पे फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए डाली जाती है। एंड ऊपर से यहाँ पे डाला कि इमीडिएटली, तो दिस स्टेटमेंट मेक्स इट इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस by resolution of the House of People passed by majority of all the then members, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice shall। ओके, ये बेसिक्स है। स्पीकर जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी राइट है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements if any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10th schedule, the president, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं था, यहाँ पे स्पीकर डिसीजन लेता है, दैट्स वाई इस हमारा इनकरेक्ट है। तो ये जो शेड्यूल्स हैं, 10th शेड्यूल, ये कई बार आया हमारा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लो, 10th शेड्यूल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं हमारी। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि लाइक ये होता है कि डिफाइन होता है वर्ड, जब ये लिखा होता है ना कि इट इज़ डिफाइंड, तो वो चीज़ गलत होती है। बट यहाँ पे बोल दिया कि मेंशन ही नहीं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्या पॉलिटिकल पार्टी वर्ड ही मेंशन नहीं होगा, मेंशन डाल दिया ना, ये चीज़ गलत है यहाँ पे। अगर डिफाइन डालता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट बनती। ठीक है, किसी चीज़ को डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यहाँ पे बोला कि देर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड ही मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट होगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। सी देखो, माइनर मिनरल्स के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसी देखो, दो ही चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन किया, एक माइनर मिनरल्स एंड दूसरा नो, तो ये एक स्टेटमेंट गलत होगी, उसी से हमारा राइट आंसर मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो, इसके दो क्वेश्चन मीन्स दो चीज़ें थी जो इसमें सोची गई थी। जब मैंने इस क्वेश्चन को किया तो दो चीज़ों को सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यूरोप साइड कंट्रीज हैं, वो यूरोपियन यूनियन मेनली कई चीज़ों में ऐसे में इन्वॉल्व है जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सेकेंडली, जब यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूरोपियन यूनियन आंसर मिलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अबाउट
चीज़ जो बात करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के बारे में बात करिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में रिलेट था, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे हम। फिर OECD कंट्रीज, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक, तो ये भी हमारा मतलब कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट जो डायरेक्टली टू टैकल दिस, टू इनेक्ट कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन, वो मेन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से, ऑप्शंस में से, वो भी यही आएगी जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड में यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। Suppose the revenue expenditure is rupees 80,000 crore and the revenue receipt of the government is 60,000 crore. The government budget also shows borrowings 10,000 crore and interest payment 6,000 crore. Which of the following statement is are correct? Okay. तो हमारे को इसमें एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट गिवन है, बोरोइंग्स हैं एंड इंटरेस्ट पेमेंट है, ओके। तो इसमें यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला इसके याद होते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखो रिवेन्यू डेफिसिट क्या आएगा, एक्सपेंडिचर में से डेफिसिट माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस करेंगे तो हमारा डेफिसिट आ जाएगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर था 80,000 एंड रिसिप्ट थे 60, तो 20,000 आ गए हमारे पास, राइट। जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो हमारा बोरोइंग्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा 10,000 करोड़ हो गया। एंड प्राइमरी डेफिसिट होता है हमारा बोरोइंग्स में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, तो वो हमारा 4,000 करोड़ आ गया। तो ये डायरेक्ट वही बेसिक्स हैं, बट इकोनॉमिक्स में जर्नल ही होता है कि ये फॉर्मूलाज क्योंकि पहले पूछा नहीं गया था, दैट्स वाई शायद में भी ये इग्नोर किया गया हो। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही बेसिक्स की नीड थी, ठीक है, जो इस क्वेश्चन को सोल्व करता। Next is India is one of the founding members of the International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect. ओके, तो ये बेसिक न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, ये चीज़ें आपने वैसे भी कहीं ना कहीं रीड कर ही ली होगी। देखो इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर में, आप नोट्स वगैरह में भी आपको कहीं ना कहीं चलते फिरते न्यूज़ में जहाँ से भी आपने कवर किया, तो ये बहुत बेसिक था, कहीं ना कहीं आपने रीड कर ही लिया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 ऑफ द two major ethanol producers in the world, Brazil and US, the former produces more ethanol than the latter. And next one is, unlike in the USA, where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते मुझे लगा कि इन चीज़ों को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि कॉर्न और शुगर केन को, एंड डायरेक्ट इसका कुछ ऐसा था नहीं कि जो याद था मुझको, तो ये वाला क्वेश्चन गलत मार्क हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक वार्न्ड दैट India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above? अगर ऐसा होता है कि एक्सीड कर जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclone and droughts. देखो इसमें कोई जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे फ्लड भी आ सकता है, साइक्लोन्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट लाइकली है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू परस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसमें भी यही बोला कि अफेक्ट होगा, तो ये कोई भी इसमें एक्सट्रीमिटी नहीं बोली है स्टेटमेंट्स में, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट है, बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, country's fiscal deficit stand at 50,000 crore and it is receiving 10,000 to non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are 1,500 crores. What is the gross primary deficit? देखो फिजिकल डेफिसिट हमारे को गिवन है एंड इट इज़ रिसीविंग, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारी नॉन डेप्ट क्रिएटिंग होती हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट पूछा था हमें, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो इससे पहले किया था, जब हमने यहाँ पे ये चीज़ निकाली प्राइमरी डेफिसिट, तो ये कब निकली थी? जब हमने बोरोइंग्स में से, यानी कि फिजिकल डेफिसिट में से जब हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया, बिकॉज बोरिंग्स इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, एंड जब फिजिकल डेफिसिट में से हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट किया निकला, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें फिजिकल डेफिसिट में से ये वाला चीज़ माइनस करनी थी,
आ गया, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को माइनस करना था। जो ये गिवन है ना 10,000 करोड़, इसका कोई भी यूज़ नहीं था इस चीज़ में, ठीक है। ये सिर्फ हमारे को ये बनाने, कोई बार हमें ये भी होता है कि इसको दिया ही क्यों अगर इसका यूज़ ही नहीं होता, बट यहाँ पे इस अमाउंट का कोई यूज़ नहीं करना था, डायरेक्ट हमें फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को माइनस करना था यहाँ पे, ठीक है। एंड यू विल गेट द राइट आंसर, दैट इज़ ए। ओके, और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बाकी के। देखो 76th क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब कि डाटा गिवन था एंड इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हुई, बिकॉज इस क्वेश्चन को आई थिंक, देखो जो क्वेश्चंस गलत हुए, अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ डायरेक्ट कुछ एक आधी स्टेटमेंट की हमें में भी डाटा याद हो, पता हो, ठीक है, बट सारे डाटाज आई डोंट थिंक सो याद थे। एंड जब मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी देन आई शुड लीव दिस क्वेश्चन, बट फिर भी इस क्वेश्चन को किया एंड ये गलत हो गया यहाँ पे। तो इस जब जो क्वेश्चन मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि मैंने गलत किया, वो इसीलिए बता रही हूँ कि अगर जब आप वहाँ पे आपको बस इसमें बात ये थी कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था, एंड जब ये लगता है ना कि मैंने इस चीज़ को पढ़ रखा है तो वाई टू लीव दैट क्वेश्चन, ऐसा लगता है वहाँ पे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स देने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, एंड जिसको पढ़ रखा हो उसको छोड़ने का मन नहीं करता। बट जब इसमें ये लग रहा था ना इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हर स्टेटमेंट में, तो इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता था यहाँ पे, राइट। और फिर ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इट प्रोवाइड्स लोन एंड, ये इसका जब वर्क, देखो इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ की मैंने, ठीक कैसे किया जा सकता था इसमें। देखो जब किसी का वर्क हो और उसके मतलब कि फंक्शंस गिवन, तो वो जनरली स्टेटमेंट राइट मिलती है, राइट। एंड यहाँ पे देखो, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट में सिंपल है। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पुअर्टी। इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। सी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये वर्ड नहीं देखा मैंने, अगर इस पे ध्यान दिया होता, इट वर्क सिंगल हैंडेडली, मतलब कि सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल हैंडेडली वर्क कर रही है पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग करते अगर इस वर्ड पे मैंने ध्यान दिया होता, ठीक है। एंड हमारा राइट आंसर मिल जाता, दैट इज सी। एंड यहाँ पे जब मैंने इस चीज़ को नहीं देखा, मैंने सिर्फ इस चीज़ को देखो मार्क भी कर रखा है, पुअर्टी टू रिड्यूस पुअर्टी, मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे गया कि वो पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए वर्क कर रही है, ये चीज़ नहीं ध्यान दिया कि सिंगल हैंडेडली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर रॉन्ग मार्क करती तो राइट आंसर तक पहुँच जाती, ओके। तो इन चीज़ों को मैं जो ये बोलती हूँ वर्ड्स को, मतलब कि जितना ध्यान से आप क्वेश्चंस को हड़बड़ी में पढ़ोगे ना क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आओगे, ठीक है। और ये बेशक अभी जैसे कि क्लियर तो हो गया, एंड देन भी ये भी लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी जिनको मैंने गलत किया है, एंड वे क्वेश्चन सही हो सकते थे, मतलब कि उससे मार्क्स बढ़ जाते, बट इट्स ओके, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ की है मैंने, आप इन चीज़ों से सीखिए, आपने भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ की होंगी, अब आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये ईजी था, आप उन क्वेश्चंस को चेकआउट कीजिए, देखिए उनको, जिन क्वेश्चंस को आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ईजी था और मैं इनको कर सकते थे, बिकॉज जब वो नए क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं तो आपको लगेगा डर लगता है उनसे, ठीक है, बट आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए, इस चीज़ को समझा लीजिए अपने आप को खुद को पहले ही, कि क्वेश्चंस तो बेशक नए बन के आएंगे बट उनमें कहीं ना कहीं ऐसा हिंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है उनको भी आपसे सॉल्व ही कराना है, ठीक है। जो इन चीज़ों को समझ के शांति से उनको सॉल्व करोगे आप, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम होती है कि हम बाद में लगता है कि ये तो सॉल्व हो सकता था, ईजी था, अब पता नहीं कितना मुश्किल बन के आ जाएगा। हर साल आपको ऐसा ही लगेगा जब तक आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर लेते। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस एंड एनईएफटी। In RTGS, the settlement time is instantaneous, while in case of NEFT, it takes some time to settle payment. RTGS में इंस्टेंट होता है, जो ये होता है NEFT, इसमें सम टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है पेमेंट को सेटल करने में। नेक्स्ट, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ो और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ये लगे ना कि आपको गलत लग रही है उसको फिर क्रॉस आउट करो, ठीक है। डायरेक्टली मत करना कि फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी उसी को ही सॉल्व करने लगे कि ये सही है या गलत है, तीनों को पढ़ो, तीनों चार जितनी भी है उनमें से फिर ये देखो कौन सी आपको एग्जैक्टली ऐसे लग रही है कि बिल्कुल 100% सही होगी या फिर कौन सी 100% गलत होगी। नेक्स्ट इज इन RTGS द कस्टमर is charged for inward transaction, while that is not in the case of NEFT. Operating hours for RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT. Now,
हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब वाइल लगा के स्टेटमेंट बनती है तो वो गलत होती है, बट यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकती हमारी, ठीक है, और ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारी राइट है, ठीक है। अब देखो दोनों ही पेमेंट सेटलमेंट की हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, आरटीजीएस से भी पेमेंट सेटलमेंट होती है और एनईएफटी से भी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कस्टमर को चार्ज किया जाता है आरटीजीएस में, और अगर एनईएफटी का यूज़ करेंगे तो उसमें चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखो अगर किसी चीज़ पे चार्ज लगा रहे, कोई वर्क कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में वो इनवर्ड बोला है, और स्पेशली इनवर्ड ट्रांजैक्शन और एक आउटवर्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर इनवर्ड ट्रांजैक्शन पे इस पे चार्ज नहीं लिया जा रहा तो एनईएफटी पे भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा बोला कि आरटीजीएस जो है उसका ऑपरेटिंग आवर्स आर रिस्ट्रिक्टेड है कुछ डेज पे, और एनईएफटी पे नहीं है, मतलब कि कुछ दिन वो सर्विस नहीं देता। देखो ये जो सर्विसेज हैं पेमेंट सेटलमेंट की, देखो क्योंकि इकोनॉमी वर्क करती रहती है तो इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और वैसे भी जो चीज़ बहुत पहले से यूज़ हो रही है उस पर चेंजेस आते हैं उसमें, और उसको और बेटर बनाया जाता है ताकि वो रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा सके और इकोनॉमी को बेटर तरीके से वर्क करे, ट्रांजेक्शन्स होती रहे, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी में जो बोला था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला है कि आरटीजीएस में जो है सेटलमेंट टाइम वो इंस्टेंट हो जाता है और उसमें कुछ टाइम लगता है, तो ये चीज़ हो सकती है कि एनईएफटी को जब वो वर्क करती है तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है सम टाइम, और आरटीजीएस जो थोड़ा फास्ट हो, इंस्टेंट हो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट थी और बाकी दो गलत थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूएई ये सब कंट्रीज की बना है, और फिर बोला कि हाउ मेनी कंट्रीज अगेंस्ट द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। तो यूपीआई बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। बट यहाँ पे मेरे को देखो कुछ कंट्रीज जैसे यूएई वगैरह का इसका पता था कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, और मार्क भी करने की कोशिश करी, ठीक है। और चीज़ें में भी यहाँ पे ये गड़बड़ हो सकती है कि इस कंट्री ने नहीं किया हो दूसरी कंट्री ने किया हो, ठीक है। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया। और दूसरी चीज़ फिर ये भी थी कि जब जैसे कि मैंने आपको बोला था दो क्वेश्चन थे, आई थिंक दो क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में था जिसमें 5 स्टेटमेंट्स गिवन थी एंड, ठीक है। तो मैंने दोनों पे ही फिर वो 3 मार्क किया। दैट्स इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो दूसरा तो एटलीस्ट ठीक होगा, वो नेट पॉजिटिव दे देगा, ठीक। अब इसमें मैं अगर दूसरी और कंट्रीज को, अगर आप इस चीज़ पे और ज़्यादा प्रोसेस करोगे ना माइंड को, तो हमारा माइंड ये कहेगा शायद ये वाली कंट्री भी मैंने इस चीज़ की पढ़ी थी, और वो आपको और चीज़ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना वो उस चीज़ को और ज़्यादा बनाता, क्योंकि वो इतना नॉर्मल हो जाता है, उसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है और माइंड को लगता है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसको मैं पढ़ के गई थी इस योजना को, एंड एक स्टेटमेंट का तो जैसे कि वो करेक्ट दिया, मतलब कि जैसे जो इसमें बोला है ना कि जैसे यहाँ पे 3 लाख बोला और 1 करोड़ बोला, तो इसमें ये 1 करोड़ वाला आई थिंक मुझे याद था, बट फिर भी वहाँ पे डाउट हुआ और इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था वैसे तो लास्ट, क्योंकि मैं इसी पे ही लगी हुई थी लास्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम तक, एंड मैंने इसको छोड़ दिया था। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मार्किंग कर दी थी इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई मुझे लगा क्या पता मैंने वहाँ पे भी मार्क कर दिया। तो इस क्वेश्चन में मार्क्स को काउंट कर तो मैंने इसको नेगेटिव किया था, ताकि एक मतलब कि सेफ जोन बना रहे, बट ये मुझे ये याद है कि इसको मैंने मार्क नहीं किया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि कई क्वेश्चंस ऐसे भी निकलाएंगे जो आपने पढ़ा होगा बट फिर उस चीज़ को आप भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि डाटा वगैरह तो ज़रूरी नहीं कि याद रहेगा, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। फिर इससे आपके एटलीस्ट जिस क्वेश्चन को आप ये सोच के अटैम्प्ट करते हैं ना कि ये मुझे +2 देगा, ठीक है, जब वो गलत होता है तो इट मीन्स आपके 2.63 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट होते हैं, क्योंकि वो 2 मार्क्स तो दिए नहीं, और दूसरा जो सही थे उसमें से 0.63 मार्क्स और लेके जाता है वो क्वेश्चन। जैसे कि मैंने वो वाला दिखाया था ना आपको 15 फाइनेंस कमीशन वाला, जब वहाँ पे डाउट आ रहा था तो उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो आप ये चीज़ में डाउट जो करते हो ना कि कहाँ से न्यूज़ कवर करें, कई बार तो ऐसा भी होगा जो क्वेश्चन आप में बेशक पढ़ के गए हो फिर भी वो सॉल्व में भी ना हो, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 ही चीज़ें आपके लिए, एक बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करो, जैसे कि वो 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बन के आए, ठीक है, वो बेसिक्स आप ये नहीं कह सकते कि इसको मतलब कहाँ से बना दिया, वो बेसिक्स थे, ठीक है, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिक्स प्लस पीवाईक्यूज को कमांड कीजिए, कमांड इन द सेंस कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली पता ही होगा, उसको पता कर लेते हैं सभी, वो पता ही होता है। दूसरी चीज़ जो उसमें ऑप्शंस वगैरह होते हैं लाइक कोई भी स्कीम है या फिर लाइक जैसे कि बनता है कोई गवर्नमेंट के एक्ट्स बन के आते हैं, जैसे कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वगैरह, जो ऑप्शंस में रिपीट भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना एक्ट्स वगैरह वही आते हैं,
ठीक है। और दूसरी चीज़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, जो मेन है, जिस तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, उसको सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जाके समझ में आता है, वो जब भी आता है ना। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि यहाँ तो आप उसको छोड़ देते हो प्रैक्टिस करते वक्त, उसको तो सिर्फ बाद में ये सोचते हो कि इसका आंसर चेक कर लेंगे। बट जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे आपको लगेगा इसको कैसे सॉल्व करूँ, वहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ मार्क करके आओगे। तो उस चीज़ को ट्राई करो सीखने की। ठीक है गाइज, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।